स्वागत है आपका सगेशियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो एक सिटीजन के ऑब्लिगेशंस होते हैं अपनी स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के, अपने फेलो सिटीजन के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, उन ऑब्लिगेशंस को ही बताता है। वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका मेंशन किया गया है। तो इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको 1/11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, जिसे हम मौलिक कर्तव्य भी हिंदी में बोलते हैं। इनका हम जिक्र करेंगे। फिर इनके फीचर्स क्या क्या हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या महत्व है इसका, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और इनको किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। ये सब हम आज के इस अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, हमारे लोगों के, सिटीजन्स के। देखो, ये स्टेट के मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। जो स्टेट के ऑब्लिगेशंस होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, और जो सिटीजन के मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया है। दो मतलब राइट्स और फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं सिटीजन से, वो कोरिलेटिव हैं और एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम कहीं पे मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें, अगर हम कहीं पे अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मौलिक कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए। लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि मौलिक अधिकार हैं वो जस्टिसेबल हैं, मतलब उनके लिए हम न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मांग सकते हैं। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने मौलिक कर्तव्यों को निभा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम जस्टिस हम वहाँ से कोर्ट से नहीं मांग सकते। ओरिजिनली क्या था, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ लास्ट में, मतलब 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संविधान का संशोधन 42वां हुआ था 1976 में, उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसकी नीड नहीं मानी थी। उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, उन्होंने नहीं डाला था। उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। अब इसमें फंडामेंटल, मैंने ये आपको पहले बता दिया कि 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में एक नया पार्ट क्रिएट किया गया था। पार्ट 4 तो ऑलरेडी था जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखी है। इसमें एक पार्ट क्रिएट किया 4A पार्ट, और जो 4A पार्ट है आज के टाइम में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड किया था कि आपको अमेंडमेंट 42 के तहत आपको 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालनी चाहिए। बट जो ओरिजिनली इस अमेंडमेंट के तहत जो डाली गई थी वो 10 थी, वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी। बट एट प्रेजेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और जो 11th थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसको 86th अमेंडमेंट के तहत 2002 में ऐड किया गया था। वो भी हम देखेंगे आगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हम जिक्र करेंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं क्या। पहला मौलिक कर्तव्य तो हमारा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारे जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडीज़ हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, इसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। और जो भी नोबल आइडियल्स हैं, जो भी नोबल पर्सन्स थे जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, उनके आइडियाज़ को, उनके मतलब फॉलोइंग्स को हम चेरिश करेंगे, उनको मानेंगे हम और उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। फिर उसके बाद
हम अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है हिंदी में संप्रभुता होता है, यूनिटी का मतलब एकता, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी देश की अभी जो हमारे देश का सिटीजन होगा वो अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखेगा। संप्रभुता मतलब वो किसी और देश के कंट्रोल में आके इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और संप्रभुता को खराब नहीं करेगा। फिर फोर्थ है, कंट्री को जब कभी कंट्री को जरूरत पड़े हमारी सेवा की, किसी सिटीजन की सेवा की या सभी सिटीजन की सेवा की, कंट्री को वो अपनी नेशनल सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा वो सिटीजन। ठीक है। फिर लोगों में भाईचारे को प्रमोट करना, शांति को प्रमोट करना लोगों में, और ये शांति और भाईचारे को प्रमोट करना रिलीजन से ऊपर उठ के, अपने लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के आधार पर जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उससे भी ऊपर उठ के हमें, और रीजनल बेसिस पे जो एक सेक्शनल डाइवर्सिटीज होती हैं, जो कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो उसको एक साइड पे रख के सभी में भाईचारे को प्रमोट करना और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है इसमें। और ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें त्यागना है जो वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट होती हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस को त्यागना है जो वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट होती है, जिससे वीमेन की इज्जत को खतरा पहुंचता है, उसके स्वाभिमान को, वीमेन के स्वाभिमान को खतरा पहुंचता है। फिर जो हमारे कंपोजिट कल्चर है हमारा, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं इनके कंपोजिट कल्चर को बनाए रखने में और ऐसी हेरिटेज को, इस विरासत को प्रिजर्व करने में हमारे एक सिटीजन का एक महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। अब हम नेशनल एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे? हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है और फॉरेस्ट को बचाना है, लेक्स, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, और जो लिविंग क्रिएचर्स है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति दया भावना रखनी है। 8th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्पर, साइंस के नज़रिए से सोचना है। हमारा जो टेम्पर होना चाहिए, हमारा ध्यान, वो साइंस के नज़रिए से होना है। ह्यूमनिज्म में बिलीव करना है। ह्यूमनिज्म का यहाँ पे क्या मतलब है कि इंसानियत को पहले रख के जो हम सुपर नेचुरल पावर होती हैं, जिनको हमने अभी तक देखा नहीं है और जिनको फील नहीं किया है, उनसे ऊपर उठ के इंसानियत में बिलीव करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म रखना है। हमें हर बात की इंक्वायरी करनी चाहिए और रिफॉर्म करने की, और अपने आप में सुधार करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए। ये कहती है फंडामेंटल ड्यूटी हमारी। एक आम पर्सन का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसे साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना, ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को प्रमोट करना चाहिए। फिर 9th जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है और वायलेंस नहीं करना है। वायलेंस, किसी तरह की अहिंसा को प्रमोट नहीं करना है। 10th है, अपने चाहे इंडिविजुअल लेवल पे चाहे ग्रुप लेवल पे ऐसा काम करना है कि जिससे देश का नाम रोशन हो और देश हायर लेवल पे पहुंचे और हायर से हायर अचीवमेंट की ओर बढ़े। अपने इंडिविजुअल लेवल पे चाहे अपना कोई काम कर रहा है, जिसको टीच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या ग्रुप लेवल पे आप कोई भी काम कर रहे हो, तो ऐसा काम करना है जिससे देश की तरक्की हो और देश हायर अचीवमेंट्स पे पहुंचे। फिर जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी, ये 86th अमेंडमेंट के तहत 2002 में ऐड किया गया था। इसमें क्या फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कि इसमें हर एक पेरेंट का, हर एक माता पिता का या किसी बच्चे के गार्डियन का एक उसका एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। खास करके उस एज में जो 6 से लेके 14 साल के बीच में बच्चे होते हैं, उन एज वालों बच्चों के लिए ये कहा गया कि उनके माता पिता या उनके जो वर्ड होते हैं, जो उनके गार्जियंस होते हैं, वो बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अब हम बात करेंगे इनके फीचर्स क्या हैं, इसमें से कुछ फीचर्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं।
कुछ तो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, कुछ तो सिविक हैं, कुछ मॉरल हैं। अब मॉरल फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी, जैसे कि कहते हैं कि जो नोबल आइडियल्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, उसका रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, जो नोबल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। कुछ सिविक है इसमें। सिविक क्या होंगे, सिविक में होगा कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये सिविक हो जाते हैं हमारे। और इसमें अब देखेंगे ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमारी किसी ना किसी हमारी परंपरा, हमारी मिथोलॉजी, हमारे रिलीजन्स, हमारी प्रैक्टिसेस का पार्ट रहे हैं। बहुत सारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कोई नए तरीके से नहीं जोड़े गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा के, हमारी मिथोलॉजी के, हमारे रिलीजन्स के और हमारी प्रैक्टिसेस की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं उसके पार्ट रहे हैं, वो नए कहीं से नहीं बोरो की गए हैं। एक बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये USSR से लिए गए हैं, शायद इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स की बात जब हम करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी पर्सन्स के लिए होते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करनी वो इंडियन सिटीजन्स के, वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो रूल है वो इंडियन सिटीजन्स पे इम्प्लीमेंट होता है, वो फॉरेनर के लिए नहीं होता है, वो चाहे ये फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करें या ना करें। और जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो वो नॉन जस्टिसेबल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट के कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो स्टेट को परफॉर्म करने पड़ते हैं अपनी जनता के वेलफेयर के लिए, मतलब उनकी एक ड्यूटी बनती है स्टेट की, वो ये काम करेंगे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे सिटीजन के ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इन केस इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर फंडामेंटल ड्यूटी, आप पे केस नहीं चल सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल बना सकते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो वो ऐसे कानून वगैरह बना सकती है कि वो फंडामेंटल्स को मतलब एनफोर्स कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे। और इसमें अगर तीनों की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, इनमें से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं जो जस्टिसेबल हैं। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है तो आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने रिट वगैरह इशू करवा सकते हो, जहाँ अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन को रोक सकते हो। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वेल एज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका सिग्निफिकेंस, इनका महत्व क्या है? इनका सिग्निफिकेंस है सिटीजन को एक तरफ जैसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, हमारे पर्सन्स हैं, कि आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। यदि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हो तो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आपके कंट्री के प्रति हैं, आपकी सोसाइटी के प्रति हैं, और जो फेलो सिटीजन्स के प्रति हैं, इनका ध्यान भी रखना चाहिए। और ये एक एज ए वार्निंग होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी है एज ए वार्निंग, जो पर्सन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए एज ए वार्निंग काम करते हैं। जैसे कोई नेशनल फ्लैग को जला रहा है, जहाँ कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट बोल रहा है या ऐसे कुछ काम कर रहा है, तो ये एज ए वार्निंग काम करते हैं। ये लोग उन सिटीजन के लिए वार्निंग होती है जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फिर जो लोगों के लिए एज एन इंस्पिरेशन काम करते हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। वो कैसे? जैसे कि लोगों को बस यही नहीं होता है कि हम मेयर स्पेक्टेटर्स हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हम बस अपना एंजॉय ही कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट ही डिमांड कर सकते हैं। ये लोगों को ये एहसास दिलाता है कि हम देश की तरक्की के लिए, देश में एक हारमनी लाने के लिए, ब्रदरहुड लाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए देश में हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। वो एक्टिव पार्टिसिपेंट किस तरह बनेंगे? जब वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएंगे। इन दैट केस ही वो एक एक्टिव
पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स में, अदरवाइज वो मेयर स्पेक्टेटर्स, सिर्फ देखने वाले बन के रह जाएंगे। और इनका और सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। पार्लियामेंट अपने लेवल पे इनको एनफोर्स करने के लिए, इनको थोड़ा लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनको एनफोर्स कर सकती है। पार्लियामेंट ऐसे इम्पोजिशन, ऐसी पेनल्टी लगा सकती है इनके नॉन कंप्लायंस के केस में, जब जी चाहे पार्लियामेंट उस तरह के लॉ बना सकती है। इसका एक और महत्व बहुत बड़ा है, ये कोर्ट को एज ए गाइड, ये कोर्ट को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। गाइडेंस इन द सेंस, यदि कोर्ट कोई किसी मसले पे फैसला कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, जैसे 1992 में एक ऐसा केस हुआ भी था, सुप्रीम कोर्ट को केस कर लड़ रहा था, तो उसमें अगर कोर्ट को ऐसा पता लगता है कि सरकार कोई ऐसा लॉ बना रही है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को स्ट्रेंथ करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार ऐसे लॉ को, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो पार्लियामेंट है या जो सरकार है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को ही एनफोर्स करने की कोशिश कर रही है। तो इस ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेगा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है कि वो फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कर रहा है। और इसमें क्या है, फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर भी लिमिट लगाती हैं। एक तो खुद कुछ मतलब फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी एक्सेप्शंस दे रखी हैं, आप अपने फंडामेंटल राइट्स का किन किन कंडीशंस में ओपनली यूज नहीं कर सकते हो। और इसके साथ वो फंडामेंटल ड्यूटीज भी जुड़ गई, इन्होंने जुड़ के एक फंडामेंटल राइट्स पे के ऑपरेशन पे थोड़ी सी लिमिट लगाई हुई है, इसका ये भी एक सिग्निफिकेंस है। अब हम इसको किस बेस, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है ये देखेंगे, किस बेस पे मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की है। देखो पहले तो जैसे ये जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है, जो 11 लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है, ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है। एग्जॉस्टिव मतलब ये सारी ड्यूटीज को कवर नहीं करता है। जैसे कास्टिंग ऑफ वोट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में ये नहीं लिखा गया कि वोट सभी पर्सन को करनी चाहिए। जब इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट्री, जहाँ स्टेट लेवल पे जो भी इलेक्शन होते हैं उन पे वोट करनी चाहिए। फिर टैक्सेस के बारे में कुछ भी, लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसके बारे में कहा भी था कि जो टैक्सेस वाला है, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। इसको मतलब ड्यूटी टू पे टैक्सेस को फंडामेंटल ड्यूटीज बनाना चाहिए। बट ये कुछ रिकमेंडेशंस स्वर्ण सिंह कमेटी की मानी नहीं गई थी, तो ड्यूटी टू पे टैक्सेस को, जहाँ कास्टिंग वोट और भी कई तरह के, इनको ऐड नहीं किया गया था। सिर्फ स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह कहा ड्यूटी टू पे टैक्सेस को आप फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दो। और कुछ ड्यूटीज तो वेग हैं, और वेग का मतलब होता है सिर्फ नाम मात्र है। एम्बिग्यूस मतलब जिनके मतलब दो तरह के निकलते हैं, एम्बिग्यूस। और डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, ये कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग से कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाहर है, कॉमन मैन इनको समझ नहीं पाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे नोबल आइडियल्स हैं, कंपोजिट कल्चर है, साइंटिफिक टेम्पर है, तो दीज टर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन मैन। तो इन दैट केस ये इनका जो मीनिंग है एम्बिग्यूअस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लोगों के लिए, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। और इनके द्वारा एक और बात, जैसे कहते हैं ये जस्ट मॉरल प्रिंसिप्स बन के रह गए हैं, नैतिक आधार पे कुछ काम करने वाले बन के रह रहे हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है नॉन जस्टिसेबल है। इनका नेचर है जो नॉन जस्टिसेबल है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को सही तरह से इन्फोर्स करना चाहिए, क्रिटिक्स कहते हैं, जो आलोचना करते हैं परसों, वो कहते हैं अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को सही तरह से एनफोर्स करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको इसको जस्टिसेबल बनाना पड़ेगा। इट मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये कहा भी था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको जस्टिसेबल बनाना चाहिए। अगर इनको कोई पर्सन नहीं निभाता उनके पेनल्टी और पनिशमेंट होनी चाहिए। बट जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं, उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते।
हाँ, पार्लियामेंट इनके लिए, इनको एनफोर्स करने के लिए लॉ बना सकती है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। और इनका जो इंक्लूजन था कॉन्स्टिट्यूशन में वो सुपरफ्लूअस था, सुपरफ्लूअस जिस नेसेसरी नहीं था। जब इसको ऐड किया गया था, जैसे ऐसा लगा जब ऐड किया तो वो अननेसेसरी हूँ। ये इसका कारण क्या था, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उन पर्सन द्वारा उन पर्सन पे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं रहा है, उन पर्सन पे, तो इसको एक अननेसेसरी पार्ट माना गया। इसमें आगे भी एक आएगा, जैसे हम देखेंगे, जो क्रिटिक्स का कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4 के ए में जोड़ा गया है, पार्ट 4 के ए में जोड़ा गया है। अगर इसको पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, पार्ट 3 के बाद जोड़ा जाता तो वहाँ पे इसका एक सिग्निफिकेंस अलग होता। तो वहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स के साथ एक कंपटीशन में आ सकते थे, पर इसको तो पार्ट ए में, पार्ट 4 के ए, पार्ट 4 में ए बना के जोड़ा गया है। तो इस मीन्स इसको फंडामेंटल राइट्स से कम तवज्जो दी गई है। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।